गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज आवर टॉपिक इज एग्रीकल्चर। जैसे कि आपको पता है हम एग्रीकल्चर को लगातार कंटिन्यूस कर रहे हैं। आज मैं आपको उसमें पढ़ाऊंगी फाइबर प्रोडक्ट्स। देखिए एग्रीकल्चर जो चैप्टर है इसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स को लिए। ठीक है, पहले हमने एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस ली, फिर हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग लिया, ठीक है, फिर हमने मेजर क्रॉप लिया जिसमें हमने व्हीट लिया था, राइस लिया था, पल्सेस लिया था, ठीक है, फिर हमने लिया ग्रेन्स को लिया हमने, सॉरी क्रॉप अदर देन ग्रेन्स को लिया जिसमें हमने शुगर केन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम शुगर केन था, उसमें हमारा रबर था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टुडेज आवर टॉपिक इज फाइबर क्रॉप्स। Today's our topic is fiber crop. There are four major fiber crops in India: cotton, hemp, jute, and silk. Cotton, hemp, and jute obtained by soil. किससे मिलते हैं हमें? soil. But silk obtained by silkworm. किससे मिलता है? worm, silkworm से. Specially क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है मलबरी। क्या कहा जाता है? मलबरी। ठीक है, और जिस उसमें इसका प्रोडक्शन होता है उस सेक्टर को सेरिकल्चर कहा जाता है। सेरिकल्चर इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। देयर आर फोर मेजर फाइबर क्रॉप इन इंडिया: कॉटन, जूट, सिल्क एंड हेम्प। कॉटन, जूट एंड हेम्प obtained from soil and silk obtained from cocoon. ठीक है, एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज रिलेटेड टू सेरिकल्चर। इसके बाद हम आएंगे कॉटन पर। जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या है? हमारा कॉटन। तो कॉटन क्या है? कॉटन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप ऑफ इंडिया। सभी को पता है भाई, जो हम कपड़े पहनते हैं, जो हम क्लॉथ यूज करते हैं, कॉटन के क्लॉथ होते हैं। ठीक है, जो दोनों सीजन के लिए, हर सीजन के लिए बेटर माना जाता है। चाहे आप उसको विंटर सीजन ले लीजिए, ठीक है, विंटर सीजन में आपको ये वार्म करेंगे, और समर सीजन की अगर हम बात करते हैं तो बॉडी को कूल रखेंगे। तो जो कॉटन से जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, प्योर कॉटन की जब हम बात करते हैं, जो भी क्लॉथ हम इससे जो भी इससे बने हुए क्लॉथ को हम यूज़ करते हैं, दे आर यूजफुल इन समर एंड ऑल्सो इन विंटर। सो वी कैन से दैट कॉटन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर फॉर इंडिया इन आवर कंट्री। इट्स अ सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। यूएसए एंड रशिया अनदर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। जो रशिया और चाइना है वो अनदर है, और जो आपका इंडिया है वो किसमें आता है? हमारा सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इज सेकेंड। क्लियर हो गया? इसके बाद हम आते हैं इसके जोग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। जो कॉटन की जो क्रॉप है, कॉटन इज द क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। कहाँ की है? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। अगर हम बात करते हैं इनके टेम्परेचर की, ठीक है, तो टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन इज नीडेड 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना चाहिए? 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, जो वैरायटी होती है कॉटन की, एक लॉन्ग स्टेपल कॉटन होता है। ठीक है, क्या होता है? लॉन्ग स्टेपल कॉटन होता है। तो अब फिर हम बात करते हैं रेनफॉल की। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉटन? रेनफॉल फॉर कॉटन इट्स 50 to 80 सेंटीमीटर। हाउ मच? 50 to 80 सेंटीमीटर। इफ वी टॉक अबाउट सॉइल, देखिए ब्लैक सॉइल इज द बेस्ट सॉइल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। जो ब्लैक सॉइल होती है उसको क्या माना जाता है? बेस्ट माना जाता है। डेक्कन ऑफ प्लेटू में इसका जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। जैसे हम बात करते हैं गुजरात की, ठीक है, गुजरात में ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एरिया है कॉटन का, उसको जूट एंड महाराष्ट्र, ठीक है, क्या है? जूट एंड महाराष्ट्र। तो सॉइल और एल्यूवियल सॉइल भी इसके लिए बेस्ट होती है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें बिटवीन ब्लैक एंड एल्यूवियल सॉइल, तो ब्लैक सॉइल इज बेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। इफ वी टॉक अबाउट एरिया ऑफ प्रोडक्शन, देखिए ये मैप का क्वेश्चन भी है आपका। नेम द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द कॉटन प्रोड्यूसर स्टेट। तो इट इज गुजरात। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इज गुजरात एंड महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ये जो सारी स्टेट्स है, यहाँ पे क्या है? जो कॉटन का प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन
गुजरात को लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कहा जाता है कॉटन। किसको कहा जाता है? गुजरात का। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है मैथ के लिए। उसके बाद हमारे पास आती है जूट। जूट क्या है? जूट भी एक फाइबर क्रॉप होती है। देखिए कई बार एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नेम द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया, या व्हाई जूट इज कॉल्ड अ गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। नेम बताइए उस क्रॉप का जिसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है, दैट इज जूट। या व्हाई जूट इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया, जूट को क्यों कहा जाता है गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया? बिकॉज इट प्रोवाइड अ वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज फॉर एक्सपोर्टिंग द जूट, बाय एक्सपोर्टिंग द जूट। जब हम एक्सपोर्ट को जब हम जूट को एक्सपोर्ट करते हैं तो ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है? फॉरेन एक्सचेंज। क्या प्रोवाइड कराता है? फॉरेन एक्सचेंज, जिसकी जो वैल्यू होती है वो इकोनॉमी के हिसाब से काफी हाई मानी जाती है, इसीलिए इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। याद रखिएगा, व्हाई जूट इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया, बिकॉज इट प्रोवाइड हाई वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्टिंग द जूट। जब हम जूट को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? फॉरेन वैल्यू मिलती है, मतलब जो करेंसी होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, जूट को क्या माना जाता है? बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव क्रॉप माने जाते हैं। आपका जो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इनकी जो बेसिन्स हैं, यहाँ पे इसकी जो खेती होती है, वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल का जो डेल्टा है, ठीक है, वहाँ पे क्या है? सबसे ज़्यादा खेती की जाती है किसकी? जूट की। ठीक है, किसकी की जाती है? जूट की। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। और जूट हमारे किस चीज़ में यूज होता है? आप देखते हैं कि पॉलीथीन पे बैन है। अब आप देखिए जैसे, क्योंकि ये क्या नहीं हो पाती, पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाती है। ठीक है, तो क्या किया है? पॉलीथीन पे बैन किया, क्योंकि पॉल्यूशन ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ाती है। ठीक है, इट क्रिएट द सिचुएशन ऑफ पॉल्यूशन। तो पॉलीथीन को बैन करके किस चीज़ को स्टार्ट किया गया है? जो जूट बैग्स होते हैं। किसको प्रेफरेंस दी गई है? यहाँ पे जूट बैग्स को प्रेफरेंस दी है। तो जूट इज यूज फॉर मेकिंग गिनी बैग्स, कारपेट, रोप्स, इन सब चीजों में क्या यूज होता है? हमारा जूट यूज होता है। ठीक है, और क्लॉथ भी यूज होते हैं। आप देखिए जूट की जो होता है, जैसे हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, उसी तरह जूट के जो कपड़े होते हैं वो भी पहने जाते हैं। जूट का जो फाइबर होता है वो भी तैयार होता है, चाहे आप साड़ीज में ले लीजिए, चाहे आप उसे सूट में ले लीजिए, चाहे आप उसे कुर्ते पजामे में ले लीजिए। जूट क्या है? बहुत ही वैल्यूएबल फाइबर है फॉर इंडिया एंड फॉर आवरसेल्फ। हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी कंट्री के लिए भी, कंट्री की अर्निंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इसके जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट। किसकी जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट क्या है? तो अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो द प्रोडक्शन ऑफ जूट इज रिक्वायर्ड 24 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना चाहिए? 24 डिग्री टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम बात करते हैं रेनफॉल की, हाउ मच रेनफॉल इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जूट? 170 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। कितना चाहिए? 170 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। इफ वी टॉक अबाउट सॉइल, तो किस तरह की सॉइल चाहिए हमें जूट के प्रोडक्शन के लिए? सैंडी एंड क्ले। किस तरह की चाहिए? सैंडी एंड क्ले। ठीक है, और अगर हम क्योंकि जो सैंडी और क्ले जो सॉइल है ज्यादातर कहाँ पे है? गंगा और ब्रह्मपुत्र रीजन में। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कहाँ पे होती है सबसे ज्यादा? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र पे। अगर हम बात करते हैं इसके एरिया ऑफ प्रोडक्शन की, तो जो वेस्ट बंगाल है, जो हुगली नदी का जो बेसिन है, ठीक है, हुगली नदी के किनारे आपको सबसे ज्यादा जो जूट है, जूट का प्रोडक्शन या जूट की फार्मिंग देखने को मिली। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे हमने 4 टाइप्स ऑफ फाइबर मैंने आपको बताया, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन में जो हमारा जो सिलेबस कवर करता है वो सिर्फ कॉटन एंड जूट में करता है। मैंने आपको हेम्प, कॉटन, जूट और सिल्क के बारे में बताया कि 4 फाइबर क्रॉप मेजर 4 फाइबर क्रॉप्स होती हैं इंडिया की। ठीक है, जिसमें से आपका आता है जूट हो गया, कॉटन हो गया, हेम्प हो गया और सिल्क हो गया। अगर हम जूट, कॉटन और हेम्प की बात करते हैं, इज ऑब्टेन्ड बाय सॉइल या इट इज ग्रोन इन सॉइल। ठीक है, जब दूसरी तरफ हम सिल्क की बात करते हैं तो सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम कोकून फॉर्म मिलता है, कोकून की रॉ, तो उसी से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, और इट इज रिलेटेड टू सेरिकल्चर। इट्स प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू सेरिकल्चर। जो इसका प्रोडक्शन होता है वो किस में आता है? हमारा सेरिकल्चर में आता है। फिर हमने बात की कॉटन की कि सेकंड लार्जेस्ट
प्रोड्यूसर है, जूट भी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, याद रखिएगा। कॉटन और जूट दो ऐसी क्रॉप्स हैं जो सेकंड लार्जेस्ट क्रॉप मानी जाती हैं इन वर्ल्ड। ठीक है, अगर हम कॉटन की बात करें तो इसके अलावा क्या है, चाइना एंड यूएसए है। ठीक है, फिर हमने बात की टेम्परेचर की, सब ट्रॉपिकल रीजन में होती है। तो अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की कॉटन की, तो कितनी चाहिए, 21 डिग्री टू 27 डिग्री। इफ वी टॉक अबाउट रेनफॉल, रिक्वायरमेंट ऑफ रेनफॉल इक्वल्स टू 50 टू 70 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। सॉइल की जब हम बात करते हैं ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल, बट इफ वी टॉक अबाउट विच इज द बेस्ट सॉइल, देन ब्लैक सॉइल इज बेस्ट फॉर ग्रोन ऑफ कॉटन। इफ वी टॉक अबाउट एरिया ऑफ प्रोडक्शन, गुजरात, मैंने आपको पहले बताया था, जो ब्लैक सॉइल है वो ज्यादातर कहाँ होती है, गुजरात और महाराष्ट्र में होती है। तो वी कैन से दैट गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। जितनी भी कॉटन मिल्स हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे अपने हिस्ट्री के चैप्टर में, जितनी भी कॉटन टेक्सटाइल्स में सेटअप हुई थी वो गुजरात एंड महाराष्ट्र में हुई थी। देखिए गुजरात में कॉटन के होने का मतलब, प्रोडक्शन का होने के मतलब, जो इसकी ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स होती है, यानी कि जितना उसमें टेम्परेचर चाहिए, जो हमें रेनफॉल चाहिए, जो हमें सॉइल चाहिए, वो कहाँ पे मिलेगी, क्लाइमेट के हिसाब से। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट के हिसाब से, तो गुजरात जो है, गुजरात और महाराष्ट्र जो है वो बेस्ट माना जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि वहां पर जो है क्या, सूरत आप देखेंगे, सूरत किस लिए फेमस है, सूरत फेमस है क्लॉथ के लिए, प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, प्रोडक्शन ऑफ फाइबर, इसी के लिए तो फेमस है। तो सूरत का आता है हमारा गुजरात, इसीलिए आता है क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट है, ठीक है, वो क्या है, एप्रोप्रिएट है किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। फिर हमने जूट की बात करी, जूट में मैंने आपको बताया कि वेस्ट बंगाल है, जैसे हमारा जो हुगली रिवर है, ठीक है, वहाँ पे सैंडी और लूमी जो सॉइल है वो अवेलेबल होती है। ठीक है, क्योंकि डेल्टा है वो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र का। तो हम अगर टेम्परेचर की बात करें या ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट की बात करें, तो वेस्ट बंगाल इज द बेस्ट फॉर दैट। टेम्परेचर की बात कर रहे हैं 24 डिग्री टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। रेनफॉल की बात कर रहे हैं 170 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। सॉइल की बात कर रहे हैं तो सैंडी एंड क्ले, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, सैंडी एंड क्ले वहाँ पे होता है। वेस्ट बंगाल में हमने किसमें और देखा था, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, देखा था कि वेस्ट बंगाल क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। और उसी तरीके से जो जूट है, जूट का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्या है, वेस्ट बंगाल। देखिए जो जीडीपी है, ठीक है, वो कई बार क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है, कई बार आगे बढ़ती है, कई बार ऊपर होती है, कई बार नीचे होती है, लेकिन जो शेयर है एग्रीकल्चर का जीडीपी में वो रिमेन कांस्टेंट है, ना बदलता है और ना ही कम, मतलब बदलता नहीं, ना ज्यादा होता है ना कम होता है। क्यों, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस, क्या रीजन है, या व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। ये आपका क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, कौन से ऐसे रीजंस हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लो प्रोडक्टिविटी है इंडिया की। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा कम है। तो क्या इसके रीजन है, तो फर्स्ट जो रीजन है वो है ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर। मैंने आपको पहले ही बताया इंडिया क्या है, एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है। स्टिल अगर हम आज की बात करें तो जो एक प्रोपोर्शन है, ठीक है, या एक जो बहुत बड़ा पॉपुलेशन है स्टिल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, स्टिल इंगेजिंग इन एग्रीकल्चर। किसमें इंगेज है, वो एग्रीकल्चर में इंगेज है। यही एक रीजन बनता है कि लो प्रोडक्टिविटी है, यही एक फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है लो प्रोडक्टिविटी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इनपुट। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ इनपुट। देखिए इनपुट्स में क्या है कि इंडियन एग्रीकल्चर हैज सफर्ड बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस उनको प्रॉपर नहीं मिल पाता है, शीट्स उनको नहीं मिल पाती है, मार्केटिंग उनको नहीं मिल पाती है, फर्टिलाइजर्स उनको प्रोवाइड नहीं हो पाता है। मैंने आपको जब फार्मिंग में आपको पढ़ा रही थी टाइप्स ऑफ फार्मिंग, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज किया जाता है जिससे पर हेक्टेयर प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है। लेकिन जहाँ हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ इनपुट है, ना तो प्रॉपर फर्टिलाइजर फार्मर्स को अवेलेबल हो पाते हैं, ना प्रॉपर मार्केट। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक डेवलप नहीं होगा पूरा मार्केट से वो लिंक नहीं कर पाएगा, ठीक है। मार्केट से जब वो लिंक नहीं कर पाएगा जो, तो वो क्या है, उसको टेक्निक्स ही नहीं आ पाएंगे कि कौन सी सीड्स को वो यूज करे, कौन सी फर्टिलाइजर्स को वो यूज करे, ठीक है। तो सेकंड प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ इनपुट्स। थर्ड हमारा आता है साइज ऑफ लैंड होल्डिंग।
देखिए इंडिया के जो फार्मिंग करने का मैंने आपको टाइप्स ऑफ फार्मिंग में बताया था, जो लैंड साइज है वो काफी ज्यादा कम। लैंड साइज कम होने की वजह से क्या है, एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग है, लैंड होल्डिंग इज वेरी लो इन इंडिया। ठीक है, अब जब लैंड होल्डिंग जो साइज है वो काफी कम है तो क्या होगा, जो प्रोडक्शन होगा वो भी काफी कम होगा। और स्मॉल साइज होल्डिंग लेड टू द ग्रेट वेस्ट ऑफ टाइम। क्या होता है, कई बार जब साइज कम होता है तो किस चीज को वेस्ट करता है, टाइम को, लेबर को, फाइनेंस को वेस्ट करता है। भाई अगर मुझे मालूम है कि मेरा 2 हेक्टेयर प्लॉट है, ठीक है, और मेरी नीड जो है, या मैं बात करूं कि मैं अपने फैमिली को पूरी तरीके से चीजें तब प्रोवाइड कर पाऊंगी जब मेरे पास 4 एकड़ की जमीन हो। तो 2 एकड़ में क्या होगा, 2 एकड़ क्या है मेरे हिसाब से स्मॉल लैंड होल्डिंग साइज है। ठीक है, अब उसमें क्या वेस्ट होगा, मेरा लेबर भी वेस्ट होगा, मेरा फाइनेंस भी वेस्ट होगा, और जो प्रोडक्शन होगा वो मेरी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो एक रीजन क्या बनता है। और दूसरी बात ये है कि जब साइज जो होता है वो छोटा होता है लैंड का, तो हम उसमें पूरी तरीके से जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, मॉडर्न जो टूल्स है उनको यूज नहीं कर पाते। तो ये भी एक रीजन बनता है किसके, ये भी फैक्टर्स बनते हैं किसके, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन। फिर आता है हमारे पास पुअर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। क्या आता है पुअर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, मैंने आपको पहले बताया कि जो मॉडर्न टेक्निक्स है वो अभी भी अवेलेबल नहीं है इंडिया में। ठीक है, अगर हम HYV शीट्स की बात करें जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं, पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट को छोड़ के मेरे ख्याल से कोई स्टेट ऐसा होगा इंटीरियर की अगर हम बात करते हैं जहाँ इजीली ये चीजें अवेलेबल हो जाए। फर्टिलाइजर्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, और अभी भी जो ओल्ड टेक्निक्स हैं उनको ही लोग यूज करते हैं। ठीक है, सीड्स प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती हैं, फर्टिलाइजर प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती हैं। तो जो चीज जरूरी है इसके लिए, प्रोडक्शन के लिए जो चीज जरूरी है, जब वो चीजें उनको नहीं मिल पाएंगी तो क्या होगा, लो प्रोडक्टिविटी होगी। एक बार और रिवीजन ले लेते हैं। ओवर क्राउडिंग, समझ रहे हैं, ओवर क्राउडेड एग्रीकल्चर में, प्रॉब्लम ऑफ रेंट, प्रॉपर तरीके से जो टेक्निक्स इनपुट्स हैं, जैसे फाइनेंस की बात करें, फर्टिलाइजर की बात करें, सीड्स की बात करें, तो वो नहीं मिल पाती है। साइज ऑफ लैंड होल्डिंग स्मॉल, एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, ठीक है, जिसमें क्या होता है, वेस्टेज ऑफ लेबर, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ फाइनेंस, एंड वी कांट यूज मॉडर्न टेक्निक्स इन स्मॉल साइज ऑफ लैंड। ठीक, फिर हम बात करते हैं पुअर टेक्निक्स ऑफ प्रॉब्लम। देयर आर नो HYV शीट्स, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइडेड इन रूरल एरियाज, प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, ये सारी चीजें किसमें आया हमारा, प्रोडक्शन ऑफ पुअर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में हमारा क्या है, टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें क्या आता है हमारा, टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में आता है, पहले आता है, पहला जो इसका पॉइंट है वो है कॉम्प्रिहेंसिव एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन 1980s एंड 1990s a comprehensive land program was initiated। क्या किया गया, इनको इनिशिएट किया गया, लागू किया। इसमें क्या है, गवर्नमेंट शुड स्टेबलाइज ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स टू प्रोवाइड द लोन टू द पुअर पीपल। गरीब लोगों को लोन प्रोवाइड करने के लिए ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव बैंक को स्टैब्लिश किया गया, ताकि प्रॉपर तरीके से उनको फाइनेंस में, इंटीरियर में क्या था, फाइनेंस की प्रॉब्लम्स है, टूल्स की प्रॉब्लम्स है, टेक्निक्स की प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से क्या है, लो प्रोडक्टिविटी, मैंने भी आपको बताया। तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए क्या टेक्निकल रिफॉर्म्स यूज किए गए, क्या टेक्निकल और टेक्निकल रिफॉर्म्स को यूज किया गया। तो इसमें पहले हमारा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को यूज किया गया। तो इंस्टीट्यूशनल में आपका आ जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें इन्होंने क्या किया, 1980s और 1990s में स्टैब्लिश किए ग्रामीण एंड कोऑपरेटिव बैंक, जिन्होंने क्या प्रोवाइड कराया, लोन प्रोवाइड कराया। किसको प्रोवाइड कराया, फार्मर्स को प्रोवाइड कराया। क्यों प्रोवाइड कराया, ताकि वो अपने जो भी उनके टूल्स हैं उनको वो इजीली अफोर्ड कर सके। ठीक है, सेकंड हमारा आता है लॉन्चिंग ऑफ इरिगेशन स्कीम्स। लॉन्चिंग ऑफ इरिगेशन स्कीम्स में क्या है, मेनी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एंड प्रोवाइडेड पावर। देखिए, पावर नहीं होगा तो वाटर नहीं मिलेगी। पता है आपको कि जो बिजली, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो हमारा वाटर है, वो मेन किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाई इलेक्ट्रिसिटी से हमारे बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, रात को अगर हमें वाटर चाहिए या हमें मोटर चलानी है या कुछ भी करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी होना बहुत जरूरी है। तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने
लोगों को मिलनी शुरू हुई। तो पहला क्या था, कंप्रेहेंसिव एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। दूसरा क्या था, लॉन्चिंग ऑफ इरिगेशन स्कीम, यानी कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से हमें क्या इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाएगी, इजीली वाटर मिलेगा तो हम इरिगेट इजीली कर सकते हैं अपने खेतों को। जो थर्ड है पॉइंट वो हमारा HYV शीट्स एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। HYV शीट्स एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज क्या किया गया, HYV शीट्स को लेके आया गया, ठीक है, HYV शीट्स का यूज किया गया। मैं आपको फिर से बोलती हूँ कि जैसे हरियाणा है, पंजाब है, हम साउथ की बात करें तो पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, HYV शीट्स का यूज किया गया। अब यूनिवर्सिटीज को सेटअप किया गया, जहां अगर हम पंतनगर यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, पंतनगर यूनिवर्सिटी में आपको सारी चीजें अवेलेबल है, चाहे वो फिश से रिलेट हो, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेट करता हो, लेकिन पंतनगर यूनिवर्सिटी में हमें हर चीज अवेलेबल है। फिर लास्ट जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है पब्लिक प्रोक्यूरमेंट सिस्टम एंड एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। इसमें क्या है, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन हैज बीन सेट अप व्हिच डिक्लेयर द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्शन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। देखिए क्या होता है, जब आपकी व्हीट की प्रोडक्शन होती है, जब आपकी राइस की प्रोडक्शन होती है, तो फार्मर्स को पहले से बता दिया जाता है। FCI इस काम को करती है। FCI क्या करती है, ग्रेनरीज को भी खरीदती है, यानी जितना भी ग्रेन है वो गवर्नमेंट जो है फार्मर से खरीदती है। इसमें क्या होता है, पहले ही प्राइसेस को डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो फार्मर्स को पता होता है कि जो उसने प्रोड्यूस किया है उसको क्या मिलने वाला है, ठीक है। फिर लास्ट का जो हमारा आता है क्रॉप इंश्योरेंस एंड एग्रीकल्चर फाइनेंस। आपको पता है अब क्या है, जो क्लाइमेटी है, कोई भी क्लाइमेटिक कॉज हो सकता है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो बेकार हो जाए, तो क्या रिफॉर्म्स किए गए, क्या चेंजेस किए गए टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, ये चेंजेस किए गए कि अब जो फार्मर्स हैं उनको क्या प्रोवाइड किया गया, उनको क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया, ठीक है। और अब उन्हें क्या मिलने लग गया था, क्रॉप इंश्योरेंस मिलने लग गया था, ताकि वो किसी भी क्लाइमेट से अपने आप को बचा सके, ठीक है। नाबार्ड, इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट एस्टैब्लिश स्पेशल बैंक लाइक नाबार्ड टू प्रोवाइड एग्रीकल्चरल लोन टू फार्मर्स। एक तो आपको क्रॉप इंश्योरेंस मिला, दूसरा आपको लोन फैसिलिटी मिली। तो जो लोन फैसिलिटी मिली वो कहाँ से मिली, गवर्नमेंट ने क्या एस्टैब्लिश किया, नाबार्ड एस्टैब्लिश किया, जिसकी वजह से किसानों को या फार्मर्स को इजीली लोन अवेलेबल हो पाया। एक बार और इसके मैं पॉइंट्स ले लेती हूँ, टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। पहला क्या था हमारा, कंप्रेहेंसिव एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। सेकंड क्या था हमारा, लॉन्चिंग ऑफ इरिगेशन स्कीम। इरिगेशन स्कीम में क्या था, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। फिर हमारा था HYV शीट्स एंड यूनिवर्सिटीज, एस्टैब्लिशिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज, मतलब यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश किया गया जहां फार्मर्स को पूरी तरीके से हर एक की किस तरीके से उनको फार्मिंग करनी है, किस मेथड से उनको फार्मिंग करनी है, कौन सा मेथड रॉन्ग है, इन सब चीजों की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से अवेलेबल हो जाती है। उसके बाद फोर्थ हमारा था पब्लिक प्रोक्यूरमेंट सिस्टम एंड एग्रीकल्चर प्राइसेस। इसमें क्या है कि फार्मर्स को पहले से पता है कि जो उसने प्रोड्यूस किया है, इसको गवर्नमेंट क्या करती है, प्रीवियसली जो अनाउंस है प्राइसेस को अनाउंस कर देती है, जिसकी वजह से फार्मर को पता होता है कि उसने जो प्रोड्यूस किया है उसका प्राइस क्या है। तो लास्ट पॉइंट था वो हमारा था क्रॉप इंश्योरेंस है एग्रीकल्चर फार्मर्स। इसमें क्या था कि क्रॉप को इंश्योर किया जाता था, और दूसरा जो गवर्नमेंट है उसने नाबार्ड को एस्टैब्लिश किया था। नाबार्ड एस्टैब्लिश होने से क्या हुआ था, जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से लोन प्रोवाइड कराती है फार्मर्स। थैंक यू वेरी मच। ये चैप्टर आपका यहीं पे